अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम आलू की बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और आलू को किन महीनों के अंदर लगाना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों, आलू की अगर बात की जाए तो आलू एक ऐसी फसल है जो हर एक चीज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती है और इसका जो पैदावार का तस्वर होता है वो हमेशा यही रखा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैदावार हासिल की जाए। मेरे अंदाज़े के मुताबिक और ख़्याल के मुताबिक जो एक काश्तकार होता है वो आलू की फसल के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। उसकी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी खुराक आलू को दे सकूं वो भी कम है और एक आलू की जो अच्छी से अच्छी जो पैदावार है वो मुझे मिल जाए। एक नॉर्मल ज़मींदार जो 1 एकड़ या 2 एकड़ आलू की काश्त करते हैं उनकी भी कोशिश यही होती है कि जो बड़े काश्तकार हैं उनके मुताबिक ही हम अपनी फसल को जो खुराक है वो हम दे सकें। लेकिन वो चंद छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं कि आलू को ठीक तरीके से वो मैनेज नहीं करते, आलू की ज़मीन जो होती है ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि आलू को किस ज़मीन के अंदर लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 ज़मीनों की मिसाल दूंगा, यानी कि 2 रंग की मिसाल दूंगा। एक ऐसी ज़मीन जो भारी मैला ज़मीन है और एक ऐसी ज़मीन जिसके अंदर जो मैला ज़मीन तो है लेकिन उसके अंदर जो रेत का तनासब है वो बहुत ज़्यादा है। इन दोनों ज़मीनों का मैं आपको डिफरेंट बताऊँगा कि किस ज़मीन के अंदर हमें कितनी पैदावार मिल सकती है, कितनी खुराक पे। आम ज़बान में देखा जाए और आम नज़र से देखा जाए तो 1 एकड़ के अंदर हम 2 बोरी DAP आलू के अंदर 1 बोरी पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। यही खुराक हम भारी मैला ज़मीन में भी डालते हैं और रेतली ज़मीन के अंदर भी डालते हैं, जो रेत वाली होती है जिसके अंदर रेत का तनासब जो होता है ज़्यादा होता है। लेकिन जो पैदावार होती है वो एक दूसरे के बरक्स भी नहीं होती है। उसकी पैदावार के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो इस तरीके से कि जो भारी मैला ज़मीन होती है उससे हमें 100 बोरी 120 बोरी आलू की जो पैदावार है वो हमें मिलती है। लेकिन जो रेतली मैला ज़मीन होती है जिसके अंदर रेत का तनासब ज़्यादा होता है उसके अंदर भी हमने खुराक उतनी ही दी होती है जितनी भारी मैला ज़मीन के अंदर दी होती है। फिर भी हमें उसके अंदर से जो आलू के जो पैदावार मिलती है वो 60 से 70, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 80 बोरी मिलती है। उसकी वजह यही है कि जो भारी मैला ज़मीन है उसके अंदर जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर जाता है, लीच डाउन होता है। जो खुराक है वो भी उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर जाती है और पौधा उसको ज़्यादा देर तक उससे जज़ब करता है। लेकिन जो रेतली मैला ज़मीन है उसके अंदर जो पानी होता है वो बड़ी स्पीड के साथ ज़मीन के अंदर जाता है। अगर आपने सुबह के टाइम पानी लगाया है तो शाम के टाइम आपकी ज़मीन जो है वो खुश्क हो जाएगी, हल्का फुल्का वत्तर होगा। अगर आपने भारी मैला ज़मीन को सुबह पानी लगाया, शाम को देखेंगे तो आपको पानी भी कहीं कहीं जगह पे देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा आपको वत्तर जो है वो देखने को मिलेगा। जब वो पानी उसके अंदर नीचे जाता है, लीच डाउन होता है, तो वो खुराक भी जो हमने दी होती है उसे भी अपने साथ ही ले जाता है और जिसकी वजह से हमारी पैदावार में कमी हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, कोशिश ये किया करो कि जब भी आप अपनी ज़मीन के अंदर आलू की काश्त करने लगें तो आप ये ज़हन में रख लिया करें कि हमने भारी मैला ज़मीन के अंदर लगाना है या रेतली मैला ज़मीन के अंदर लगाना है। अब मैं आपको यहाँ पे ये एक बात बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ रेतली मैला ज़मीनें हैं, कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास भारी मैला ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास रेतली मैला ज़मीनें हैं। जैसे दरियाई इलाके की ज़मीनें हो गई, दरिया के साइड से जो ज़मीनें हैं वो रेतली ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो भारी मैला ज़मीनें हैं वो बहुत कम है और वहाँ पे आलू लोग किस तरीके से आलू की जो पैदावार है वो हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, उसके लिए आपको करना ये है कि आप सारा साल उसके अंदर गोबर की जो खाद है वो लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो गोबर होता है वो एक नामियाती मादा है। वो ज़मीन को सख्त करने के लिए भी और बाद का नरम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ज़मीनें सख्त होती हैं अगर उनके अंदर हम डालेंगे तो ज़मीन को नरम करेगा, भुरभुरा करेगा। जो ज़मीनें पहले से नरम हैं, रेतरी हैं, अगर हम उनके अंदर डालते हैं तो उनको वो सख्त करेगा। और इसके अंदर कुछ हद तक फास्फोरस की मिकदार भी होती है जो DAP के अंदर मौजूद होती है, तो आपको ये भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप रूढ़ी जितनी भी हो, गोबर की हो, विट्ठों की हो, वो आप लाजमी इस्तेमाल करें, उससे भी आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। और भारी मैला ज़मीन की निस्बत रेतली मैला ज़मीन के अंदर आपने जो खुराक है वो भारी मैला ज़मीन की निस्बत ज़्यादा डालनी है। मसलन अगर आप 2 बोरी DAP डाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3 बोरी DAP डालनी पड़ेगी, लेकिन वक्फे से। एकदम आपने 3 बोरी नहीं डाल देनी, नहीं तो वो पहला पानी के साथ ही लीच डाउन हो जाएगी, दूसरे पानी पे आप DAP फिर डाल लें। और जो पोटाश है वो आप SOP लाजमन इस्तेमाल करें। पोटाश से भी जो ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पौधों को इस्तेमाल की हालत में मिलती हैं और पौधा जो है बेहतर तरीके से उनको जज़ब करता है और अपनी पैदावार जो है वो ज़्यादा करता है। इसके अलावा आप होमिक एसिड जो होता है वो इस्तेमाल लाजमन करें ज़मीन के अंदर, क्योंकि उसका जो इस्तेमाल है साल में 1 दफ़ा करना चाहिए।
साल में होमिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो लाजमन एक दफ़ा करें। इस वजह से कि जो ज़मीन के अंदर जो फ़िक्स चीज़ें हैं, जो ज़मीन के अंदर फ़िक्स हो जाती हैं, जिनकी ज़मीन के अंदर तहें बन जाती हैं, जब हम होमिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो फ़िक्स पड़ी हुई खुराक होगी वो पौधों को इस्तेमाल हालत में मिल जाएगी और पौधा जो है उसे लाजमन हासिल करके अपनी पैदावार में इजाफ़ा करेगा। आलू के अंदर आप ये काम लाजमन करें, क्योंकि पिछली फसल के अंदर जो हम उसके जहाँ पे हमने बाद लोग गंदम काश कर लेते हैं, गंदम का मकई काश करके पहली खाली छोड़ देते हैं, धान की फसल नहीं लगाते। कुछ लोग धान की ज़मीन के ऊपर आलू की काश करते हैं। तो जो धान के अंदर जो हमने खुराक इस्तेमाल की जो फ़िक्स होकर ज़मीन के अंदर रह गई, जब हम होमिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़मीन को एक इस्तेमाल की हालत में मिलेगी पौधों को ज़मीन से, जिससे पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। इसके बाद अगर हम लोग खुराक को एक ठीक तरीके से मैनेज करके खादों का एक सही तरीके से शेड्यूल बना के इस्तेमाल करते हैं तो हम रेतली ज़मीन से भी भारी मैल ज़मीन की निस्बत से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें करना ये होता है कि थोड़ी सी खुराक जो है वो हमें ज़्यादा देनी पड़ती है और एक शेड्यूल के मुताबिक हमें उसके अंदर खुराक इस्तेमाल करनी पड़ती है भारी मैल ज़मीन की निस्बत। भारी मैल ज़मीन के अंदर जब भी आप खुराक दे दें वो पौधे को मिल जाती है और देर बाद ज़मीन के अंदर लीच डाउन होती है। लेकिन रेतली मैल ज़मीन के अंदर खुराक जो है बड़ी जल्दी पानी के साथ ज़मीन से पौधों की जड़ों से ज़मीन के अंदर लीच डाउन हो जाती है, जिससे पौधा को खुराक जो है वो नहीं मिलती और हमारी पैदावार जो है वो कम आ जाती है। तो इस वीडियो का जो निचोड़ है वो यही है कि आप भारी मैला ज़मीन को ज़्यादा तरजीह दें। अगर आपके पास भारी मैला ज़मीन नहीं है तो आप रेतली मैला ज़मीन के अंदर जो खाद का इस्तेमाल है, जो शेड्यूल है, वो एक ठीक तरीके से होना चाहिए कि किस तरीके से हम रेतली ज़मीन के अंदर जो इसके अंदर रेत का तनासब सबसे ज़्यादा होता है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आलू की पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल को बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, होमिक एसिड खादों का सही इस्तेमाल दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।